बैक टू आईएनसीसी चैनल। आज हम फिर से मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पोजीशन एंड इट्स पर्पसेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें छोड़ना नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो इस वीडियो से एक क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें जो नॉर्मल पोजीशंस है जो सब ने पढ़ी है उनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी और उसके अलावा ऐसी पोजीशंस भी होंगी जो आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे और उनके पर्पसेस। तो इसमें भी मैंने इमेजेस डाली है, उनके पर्पसेस आज हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हमें पीआर यादव टारगेट हाई में मिलेंगे वो मैंने बीच में इंक्लूड कर दिए हैं और जो एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं वो एट द एंड मैंने कुछ डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोजीशन जो है वो है सुपाइन और इसको बोलते हैं डोर्सल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। इन सब पोजीशंस के नाम ये सेम है। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे कि पोजीशंस में हो क्या रहा है। लाइंग ऑन द बेड विद फेस अपवर्ड, मतलब जो बैक है वो बेड की तरफ है और फेस जो है हमारा वो अपवर्ड है। बोथ लेग्स ऑफ द पेशेंट आर एक्सटेंडेड एंड एडक्टेड। जो एक्सटेंडेड मतलब पता है ना, दिस इज एक्सटेंड करना, क्योंकि जो बॉडी का जो एंगल है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सटेंड करना होता है और अगर हम उसको कम करते हैं दैट इज फ्लेक्शन। तो जो लेग्स है वो एक्सटेंडेड हैं और एडक्टेड हैं, मतलब टुवर्ड्स द बॉडी है। सपोर्ट हेड बाय पिलो, ठीक है। तो ये पोजीशन कैसे होती है देख लेते हैं एक बार। दिस इज अ सुपाइन पोजीशन। लेग स्ट्रेट है मतलब एक्सटेंडेड है, बैक जो है वो बेड की तरफ है, फेस अपवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये है पोजीशन। अब इसके पर्पसेस देखते हैं। टू प्रोवाइड कंफर्ट, सिंपली हम जब सोते हैं तो यही पोजीशन ले लेते हैं, कंफर्ट के लिए हम ये पोजीशन यूज करते हैं। वाइटल साइन असेसमेंट के लिए, क्योंकि बॉडी बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन में होती है तो हम वाइटल साइंस ऐसे असेस कर सकते हैं। वाइटल साइंस में रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, टेम्परेचर एंड पल्स, ये सब हम सुपाइन पोजीशन में असेस कर सकते हैं। यूज्ड फॉर हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सारे पार्ट्स हमें एक्सेसिबल हैं। सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शन, कोई भी एंटीरियर पोर्शन की, चेस्ट की, एब्डोमेन की कोई भी सर्जरी है तो उसमें हम ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। एंड फॉर मेल कैथेटराइजेशन। तो ये सब पॉइंट्स हैं। अगर ये आ जाए क्वेश्चंस में कि इन सब के लिए हम क्या क्या कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, दैट इज सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसमें सुपाइन पोजीशन है, पूरा सब कुछ सुपाइन की तरह है, बस उसमें लेग्स जो थी वो एक्सटेंडेड थी, स्ट्रेट थी और इसमें जो लेग्स हैं वो फ्लेक्स्ड है। तो इसको बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, बोथ ही हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। दिस इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, सुपाइन विद नीज फ्लेक्स्ड, नीज इसमें फ्लेक्स्ड होती हैं। इसमें इसके पर्पसेस देखते हैं। दिस इज फॉर रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें यूज करना हो, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए हम ये पोजीशन यूज करते हैं। एंड रिपेयर ऑफ लेजन्स फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान एपिजियोटमी करते हैं, उसके लिए जो भी सूचर्स हम करते हैं उस सब के लिए हम ये वाली पोजीशन यूज करते हैं। कौन सी? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। बहुत ईजी है ये पर्पसेस लर्न करने। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड पोजीशन इज प्रोन पोजीशन। प्रोन सुपाइन का बिल्कुल उल्टा होता है। पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन पर लाई करता है एंड फेस डाउनवर्ड्स। जो हमारा फेस होता है वो टुवर्ड्स बेड, मतलब फेस डाउनवर्ड फेस करता है, बट हम उसको फेस को एक साइड को कर देते हैं, टर्न टू वन साइड, ठीक है। तो ये था प्रोन पोजीशन। दिस इज प्रोन पोजीशन। एब्डोमेन बेड की तरफ लाई कर रहा है, जो फेस है उसको हमने एक साइड को टर्न कर दिया है। इसके पर्पसेस क्या होंगे? जैसे उसमें था सुपाइन में एंटीरियर की कोई सर्जरी हो रही है, ऐसे प्रोन में अगर कोई इंजरी हो रही है बैक की या सर्जरी होनी है बैक की तो हम ये वाली पोजीशन यूज करेंगे। असेस पोस्टीरियर थोरैक्स हिप जॉइंट इन बर्न केसेस, अगर बर्न केसेस है हमें हिप जॉइंट असेस करना है या फिर पोस्टीरियर थोरैक्स का ये थोरैक्स वाला पार्ट पोस्टीरियर साइड का हमें यूज करना है। रिलीव प्रेशर फ्रॉम प्रेशर पॉइंट्स टू प्रिवेंट और टू ट्रीट प्रेशर अल्सर्स। अब हमें पता है सुपाइन पोजीशन में जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, सैक्रम में भी प्रेशर पॉइंट होता है। तो अगर इन पोजीशंस इन वाले पॉइंट्स पे हमें प्रेशर कम करना हुआ तो हम ये पोजीशन दे देते हैं ताकि उन पॉइंट्स पे प्रेशर ना पड़े और पेशेंट को बेड सोर ना हुए। टू अवॉइड एस्पिरेशन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद एस्पिरेशन बचाने के लिए अगर ऑलरेडी प्रोन पोजीशन में साइड में ऐसे मूव होएगा तो पेशेंट एस्पिरेट नहीं करेगा, जो भी इसका सिक्रेशन होगा वो बाहर जाएगा। तो ये थे पर्पसेस ऑफ प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सिंपल सिंपल पोजीशंस आ रही है अभी, तो इनके सिंपल पर्पसेस हैं जो अगर हमने समझ लिया कि पोजीशन कैसी है तो अगर क्वेश्चंस में आएगा तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। फोर्थ है सिटिंग पोजीशन और अपराइट पोजीशन। अब इसमें नाम से पता चल रहा है पेशेंट बैठा हुआ है। सिट अप विद योर बैक स्ट्रेट, ऐसा नहीं है कोई सी बना रहे हैं हम अपनी जो बैक है उसे सी एंगल बना रहे हैं, नहीं, स्ट्रेट बैठना है एंड योर शोल्डर्स बैक के सब स्ट्रेट रहेंगे। बटक शुड टच द बैक ऑफ द चेयर, बटक जो होंगे पेशेंट के वो चेयर पे टच करेंगे। देख लेते हैं पोजीशन। दिस इज एन अपराइट पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेटली बैठा हुआ है पेशेंट। इसके क्या पर्पसेस होंगे? टू असेस वाइटल साइंस, वाइटल साइंस के लिए भी हम ये यूज करते हैं। पेशेंट बैठा हुआ होता है तो भी हम उसे असेस करने के लिए यूज करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरैक्स, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट एंड अदर एक्सट्रीमिटीज को चेक करने के लिए हम ये सिटिंग पोजीशन लेते हैं। तो जैसे पेशेंट देखा होगा कि जब चेस्ट साउंड या बैक से साउंड सुनते हैं विद स्टेथोस्कोप तो भी हम ये वाली पोजीशन यूज करते हैं। फिर आता है स्टैंडिंग पोजीशन। पेशेंट स्टैंड इन इरेक्ट पोजीशन, इसके लिए मैंने कोई भी इमेज नहीं डाली है क्योंकि जस्ट पेशेंट सिंपली स्टैंड हुआ है। पर्पसेस क्या होते हैं? टू असेस बॉडी पोस्चर, गेट एंड बैलेंस। तो ये देखने के लिए न्यूरोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं स्ट्रेट खड़े रहो और चलाकर देखते हैं कि वो बैलेंस अपना मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं उसको फॉर ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर क्रेनियल नर्व्स का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट खड़ा नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, और ऑर्थोपेडिक बोन्स की डिफॉर्मिटीज भी हमें दिख सकती हैं, इसलिए हम स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं। हमने 5 पोजीशंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेटरल और साइडलाइन पोजीशन। पेशेंट रेस्ट ऑन आइदर साइड, लेफ्ट पे और राइट पे, दोनों साइड पे पेशेंट लाई कर सकता है। बोथ नीज आर स्लाइटली फ्लेक्स्ड टुवर्ड्स एब्डोमेन की तरफ, दोनों जो नीज होंगी वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगी। पुट पिलो बिलो हेड एंड ऑन बिटवीन नीज टू अवॉइड वेट ऑफ द अपर नी ऑन द लोअर नी। तो जैसे एक साइड पे लेटा हुआ पेशेंट ऐसे, दिस इज राइट लेटरल एंड दिस इज लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट की साइड लेटे हैं तो लेफ्ट लेटरल एंड राइट की साइड है तो राइट लेटरल। जो ये नी है, नीज के बीच में भी हम पिलो लगा सकते हैं ताकि जो अपर नी है उसका लोड ना आए लोअर नी पर और फ्रिक्शन भी कम कर सके। जो बेडरिडन पेशेंट्स होते हैं उनको हम ऐसी पोजीशंस देते हैं। इसके पर्पसेस क्या होते हैं? बेसिकली जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है उसके पर्पसेस होते हैं रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए, हम बच्चों में लेते हैं रेक्टल टेम्परेचर, एंड एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। किसी में हम कोलोनिक इरिगेशन कर रहे हैं, सिग्मोइड कोलोन, इन सब का इरिगेशन कर रहे हैं तो हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। इंसर्ट सपोजिटरीज, अगर हमें सपोजिटरी जो मेडिकेटेड वो टैबलेट्स आती हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनको इंसर्ट करने के लिए रेक्टम में हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। एंड फॉर एनीमा, इन सब के लिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट पे चलते हैं सिम्स पोजीशन, लेफ्ट लेटरल प्लस प्रोन पोजीशन। अभी हमने पढ़ी थी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, अगर हम उसमें प्रोन भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिम्स पोजीशन बन जाती है। गिवन बाय J.M. सिम्स, यूएस गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये पोजीशन, उनके नाम पर ही पढ़ी है सिम्स पोजीशन। तो पेशेंट लाइज और लेफ्ट साइड पर होता है, प्रोन भी होता है 45 डिग्री पे, कंप्लीटली प्रोन नहीं होता, 45 डिग्री पर होता है। इसमें जो लोअर लेग होगी वो स्ट्रेट होगी प्लस अपर लेग जो होगी वो फ्लेक्स्ड होगी। कितने एंगल पर? 45 से 90 डिग्री। ये रही हमारी लेफ्ट सिम्स पोजीशन। इसमें जो लोअर लेग है वो एक्सटेंडेड है, अपर लेग है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है। तो ये हमारी है सिम्स पोजीशन। ये हमारी साइडलाइन पोजीशन से लेटरल पोजीशन से अलग है। इसके पर्पसेस क्या होता है? फॉर वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी, कोई पेशेंट ओटी से आया है एनेस्थीसिया के, अभी उसमें एनेस्थीसिया के अंडर है तो हम उसको रिकवरी के टाइम पर ये वाली पोजीशन देंगे। पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा बिकॉज द सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग कोलन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एनीमा देने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है पेशेंट की, तो हम सिम्स देंगे, सिम्स बोलेंगे। अगर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, सिम्स पोजीशन भी आ जाता है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी आ जाता है, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे सिम्स पोजीशन को। पर अगर सिम्स पोजीशन हमारे ऑप्शन में ही नहीं है तो हम लेफ्ट लेटरल के लिए जाएंगे। पर अगर दोनों है,
या फिर लेफ्ट लेटरल नहीं है, सिम्स है तो भी हम सिम्स को चूज करेंगे, और ये दोनों है तो भी हम सिम्स को ही चूज करेंगे। तो ये पोजीशन ऑफ चॉइस है एनिमा लगाने के लिए पेशेंट को। इसमें सिम्स में कैसे डिफरेंट है, प्रोन भी होता है प्लस साइड लाइन भी होता है, और लोअर लेग एक्सटेंडेड होती है, अपर वाली लेग फ्लेक्स्ड होती है। फिर आता है फाउलर्स पोजीशन, नेम्ड बाय जॉर्ज आर फाउलर, यूएस सर्जन थे। सेमी सिटिंग पोजीशन होती है इन विच हेड एंड ऑफ द, ये जो हमारा हेड एंड होता है ना फाउलर्स पोजीशन में, उसको हम किसी ना किसी एंगल पर उठाकर रखते हैं। हाई फाउलर एलिवेटेड अप टू 90 डिग्री, जो हाई फाउलर है वो 90 डिग्री पर होता है बिल्कुल। फिर मीडियम फाउलर आ जाता है, वो 45 से 60 डिग्री पर अगर हमने हेड एंड को उठा रखा है तो दैट इज मीडियम फाउलर। और लो फाउलर एलिवेटेड अप टू सिर्फ 30 डिग्री तक अगर उठा हुआ है तो दैट इज लो फाउलर। ये है फाउलर पोजीशन, ये हम बेड को उठाते हैं ऐसे। ये है हाई फाउलर, और 45 से 60 डिग्री पर अगर हमने उठा रखा है तो वो है मीडियम फाउलर। अगर 30 डिग्री पर है सिर्फ बेड तो उसको बोलते हैं हम लो फाउलर पोजीशन। पर्पसेस देखते हैं। यूज टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग इन डिस्निया। डिस्निया पता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और वो सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो हम सीधा उसको क्या बोलते हैं, बेड को उठा दो। तो बेड को जब हेड एंड जब उठता है बेड का तो उसको हेल्प हो जाती है। क्यों, लंग एक्सपेंशन ज्यादा होता है इस पेशेंट का, तो चेस्ट एक्सपेंशन ज्यादा करने के लिए, ताकि स्पेस मिले लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए हम ये पोजीशन देते हैं। ड्रेनेज ऑफ थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी, अगर किसी को ड्रेनेज लगी हुई है, हमें उसकी ड्रेनेज करवानी है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर्स पोजीशन। इंप्रूव कार्डियक या रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्योंकि हार्ट भी उसकी पोजीशन में वहीं पर होता है थोरैक्स में, तो वहां का एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए हम पोजीशन देते हैं फाउलर्स। कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज इट गिव्स मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। रिलैक्स लार्ज मसल्स ऑफ बैक एंड थाई। बैक एंड थाई की बहुत लार्ज मसल्स होती हैं, उनको अगर हमें रिलैक्स करवाना है, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है रिलैक्स करवाना है तो हम ये पोजीशन देंगे। टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमिनल सूचर्स। एब्डोमिनल सूचर्स कोई एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, अभी अभी आया पेशेंट, तो हम, क्योंकि अगर वो सुपाइन लेटा होगा तो उसके पेट पर ज्यादा टेंशन पड़ेगी, उसके सूचर्स पर ज्यादा टेंशन पड़ेगी, जिससे कि सूचर्स ब्रेक भी हो सकते हैं। तो उसके वो टेंशन कम करने के लिए हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं ताकि सूचर्स पर ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। और बाद में अगर पेशेंट को पेन है उसमें तो भी हम ये फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं। ये थे पर्पसेस हमारे फाउलर्स पोजीशन के, बहुत सिंपल है याद करने। नाइन्थ आता है हमारा लिथोटमी पोजीशन प्लस डोर्सोसैक्रल पोजीशन। तो ये दोनों नाम है इसके, किसी भी नाम से आ सकते हैं, लिथोटमी पोजीशन प्लस डोर्सोसैक्रल पोजीशन। पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद फ्लेक्स्ड नीज। इसमें भी पेशेंट बैक पे लाई करता है और जो दोनों लेग्स होती हैं वो फ्लेक्स्ड होती हैं। थाइज फ्लेक्स्ड और एब्डोमेन पे फ्लेक्स्ड होती हैं। फीट आर सपोर्टेड बाय स्टिरअप्स। स्टिरअप्स एक बेड पर ही एक एसेसरी होती है जिसके ऊपर हम पैरों को सेट करते हैं। बटक शुड बी एट द एज ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल। जो बटक्स होते हैं वो एग्जामिनेशन टेबल के एज पर होने चाहिए। तो देख लेते हैं पोजीशन कैसे होती है। दिस इज द पोजीशन लिथोटमी। जो लेग्स है वो फ्लेक्स्ड हैं और ये स्टिरअप्स है जिसमें हमने पैरों को सेट कर रखा है। दिस इज लिथोटमी पोजीशन। पर्पसेस क्या होते हैं, कोई भी जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑपरेशन करने के लिए अगर हम पेशेंट का जेनाइटो यूरिनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम ये देंगे। विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो हम ये देंगे। कोई भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या वहाँ का ट्रीटमेंट कोई होता है, वहाँ की सर्जरीज देखी होंगी आपने, तो हम ये पोजीशन देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल जेनाइटेलिया, वहाँ का कोई भी डायग्नोसिस करना है, मतलब कोई सैंपल लेना है तो भी हम ये पोजीशन देंगे। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हम यही पोजीशन देते हैं, लिथोटमी। तो बेसिकली फीमेल के जितनी प्रोसीजर्स होते हैं वो उसके लिए कोई क्वेश्चन आ जाए तो लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट आता है नी चेस्ट पोजीशन या फिर जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। अ पोजीशन विद द पेशेंट ऑन द नीज। नीज पर होता है पेशेंट, यहाँ पर थाइज विल बी स्ट्रेट एंड अपराइट। जो थाइज होंगी वो स्ट्रेट होंगी अपराइट पोजीशन में। हेड और चेस्ट रेस्टिंग ऑन द टेबल पर रेस्ट करेंगे, ठीक है। ये है जो इसमें ये हेड और जो चेस्ट है वो टेबल पर है और जो ये थाइज है वो 90 डिग्री में है। दिस इज नी चेस्ट पोजीशन। नी का यूज हो रहा है और चेस्ट का यूज हो रहा है बेड पे लाई करने के लिए। पर्पसेस क्या होते हैं, वही है रेक्टल विजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। सिग्मोइडोस्कोपी करनी है अगर हम, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोलैप्स्ड फंडस एंड कोर्ड।
प्रोलैप्स फंडस इन कोड कब होता है? जैसे डिलीवरी के टाइम पर कोड कभी कभी बाहर आ जाती है बेबी की, तो उसको डिस्प्लेस हो गई वो, उसको रिप्लेस करने के लिए भी हम ये पोजीशन यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ रेट्रोवर्टेड यूट्रस। रेट्रोवर्टेड यूट्रस मतलब यूट्रस का कंप्लीटली इनसाइड आउट हो जाना, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए भी हम ये यूज करते हैं। प्लस ये पोस्टपार्टम पीरियड में एक्सरसाइज के लिए भी ये पोजीशन हम यूज करते हैं। तो ये था नीचेस्ट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंडलिंबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी फाउलर्स में जैसे हम सिर्फ हेड एंड उठा रहे थे, ट्रेंडलिंबर्ग में स्ट्रेट रहता है पेशेंट, और उसके जो लेग्स होते हैं ना उनको हम एलिवेट करते हैं। पेशेंट लाइज सुपाइन विद लो हेड, हेड लो होता है और जो लेग्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं। ऐसे पूरा का पूरा हमने जो बेड है वही उठा दिया, हेड लो है और लेग्स एलिवेटेड है। पर्पसेस क्या है, वही कोड प्रोलैप्स कंडीशन हमने गायनी में पढ़ा होगा कि कोड प्रोलैप्स के जो क्विक ट्रीटमेंट होता है कि अगर कोड प्रोलैप्स हो जाए, क्वेश्चन भी आता है अगर कोड प्रोलैप्स है तो उसको हमें सबसे पहला क्या एक्शन होना चाहिए, तो वो यही होता है कि ट्रेंडलिंबर्ग पोजीशन दो उसको, ताकि कोड में कंप्रेशन ना आए। अगर कंप्रेशन आ जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा। एब्डोमिनल एंड पैल्विक सर्जरी में कोई एब्डोमेन की और पैल्विक सर्जरी है तो हम लेग साइड उठा देंगे ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। ट्रीटिंग शॉक एंड डिक्रीज्ड बीपी, अगर किसी को कोई शॉक की कंडीशन में है और जो बीपी है वो डिक्रीज्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन देंगे ताकि फ्लो बढ़ सके हमारी सीएनएस की ओर। टू प्रोमोट वीनस रिटर्न को प्रोमोट करने के लिए नोट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड सर्जरी। अगर किसी को हेड इंजरी हो रखी है तो हम ये पोजीशन नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे हेड इंजरी के टाइम पर। तो ये थे पर्पसेस ट्रेंडलिंबर्ग के। रिवर्स ट्रेंडलिंबर्ग पोजीशन, इसका मतलब उल्टा होगा, उसमें लेग साइड एलिवेटेड थे, इसमें हेड साइड एलिवेटेड होगा। पेशेंट लाइज ऑन बैक, हेड इज एलिवेटेड, अपर देन फीट होता है। इसके पर्पसेस क्या होते हैं, टू एम्प्टी स्टमक को जल्दी एम्प्टी करने के लिए, जल्दी से जो खाना होगा वो इंटेस्टाइन में जल्दी चला जाएगा। इन गर्ड GERD, ठीक है, GERD में क्या होता है, बार बार जो हमारा जो फूड होता है वो ऊपर की तरफ आता है क्योंकि इसोफेजियल स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। स्फिंक्टर्स जो हमारी इसोफेगस में स्फिंक्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, तो इस अगर किसी को ये कंडीशन है तो हम क्या बोलते हैं उनको, रिवर्स ट्रेंडलिंबर्ग पोजीशन या फॉलोअर्स पोजीशन भी देकर रखते हैं, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में बार बार जो फूड मटेरियल है वो रिगर्जिटेट होता है। टू डिक्रीज आईसीपी डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि हेड एंड ऊपर है तो आईसीपी प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज रिवर्स ट्रेंडलिंबर्ग, हेड साइड अप है, लेग्स डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है रोज पोजीशन। रोज मतलब उठा रखा है, पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन में, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक मतलब हाइपर एक्सटेंड हो रखी है। एक्सटेंडेड इज दिस कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक कर देते हैं। यूज ड्यूरिंग, कब यूज करते हैं, कोई टॉन्सिल की सर्जरी होती है तो एडिनोइडेक्टमी, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं पेशेंट को, एंड यूवोलो पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी करने के लिए। कोई यूवोलो का रिपेयर कर रहे हैं, पैलेट अपर पैलेट का कोई रिपेयर है, फेरेंक्स का है, तो इन सब की प्लास्टीज में हम ये पोजीशन यूज करते हैं। कौन सी, रोज पोजीशन। दिस इज रोज पोजीशन, जो हमने पिलो लगा रखा है कहाँ पे, शोल्डर के नीचे, और जो हमारा फेस है वो हाइपर एक्सटेंडेड है क्योंकि हमें सर्जरी सारी कहाँ से करनी है, यहाँ से, गले से, नेक से करनी है सर्जरीज, तो इसलिए हम रोज पोजीशन यूज करते हैं। फिर आता है हमारा 13 वॉल्चर्स पोजीशन। वॉल्चर्स पोजीशन क्या होती है, पेशेंट लाइज एट द फुट एंड पे लाई करता है पेशेंट ऑफ द बेड एंड लेग्स टुवर्ड्स द फ्लोर, नीचे पैर करके और फुट एंड पे बैठता है पेशेंट। पर्पसेस क्या होते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरी, अगर किसी मदर की कोई जो बेबी है वूम में वो ब्रीच प्रेजेंटेशन का है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, वॉल्चर्स पोजीशन। हम फोर्सेप्स डिलीवरी कर रहे हैं या पेरिनियम को रिलैक्स करना है तो उसके लिए हम वॉल्चर्स पोजीशन देते हैं। ये है वॉल्चर्स पोजीशन, बिल्कुल जो एज है उस साइड लेटे हुए पेशेंट, ठीक है, और जो ये लेग्स है वो टुवर्ड्स द फ्लोर है, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्चर्स पोजीशन।
समझ में आ गया? एक तो बिल्कुल एज की तरफ है और जो फुट है वो टुवर्ड्स द फ्लोर है। फिर आता हमारा जैक नाइफ पोजीशन या क्रास्के पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है? पेशेंट लाइज प्रोन विद हेड एंड लोअर लेग देन हिप। ठीक है, तो जो हमारा पेशेंट होता है वो प्रोन पोजीशन लेता है सबसे पहले तो, विद हेड एंड लेग लोअर देन हिप। जो हिप होता है सिर्फ हिप अपर पोजीशन में होता है, जैक एंड नाइफ की तरह सिर्फ हिप अपर पोजीशन में होता है, और जो हेड और हिप होता है, हेड और लेग होता है वो दोनों लोअर पोजीशन में होता है। ये रेक्टल और कॉक्सिक्स की कोई सर्जरी होती है, कॉक्सिक्स लास्ट पार्ट होता है जो स्पाइन का, उसकी या रेक्टल की कोई सर्जरी होती है तो हम यूज करते हैं। प्लस वर्टिब्रा की कोई सर्जरी होती है तो भी हम जैक एंड नाइफ पोजीशन यूज करते हैं। ये होती है सिर्फ हिप्स अपर पोजीशन में है, हेड लोअर है और लेग भी लोअर है। दिस इज कॉल्ड जैक एंड नाइफ पोजीशन। फिर आता है लॉयड डेविस पोजीशन। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोटमी एंड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन हमें पता है स्टिरअप्स में लेग्स होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं, और ट्रेंडलनबर्ग में क्या होता है? लेग साइड जो होती है वो एलिवेटेड होती है। तो इसके पर्पसेस क्या होते हैं? कोई पेल्विक की कोलोरेक्टल की सर्जरी हो रही है तो हम लॉयड डेविस पोजीशन देते हैं। देखो स्टिरअप्स में है, प्लस एक एंगल भी बना रखा है, लेग अप है, तो अगर ये सिर्फ पोजीशन आ जाए और हमारे पास हो ऐसे ऑप्शंस कि ये तो लिथोटमी पोजीशन लग रही है क्योंकि पैर तो इसमें स्टिरअप्स में है, कोई कह सकता है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन लग रही है, पर अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉयड डेविस पोजीशन। क्योंकि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में है भी तो हमें क्या पता ये क्या है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, तो ये वाला चूज करना है। फिर आता है डीकॉर्टिकेट पोजीशन और एंड डीसेरिब्रेट पोजीशन। ये क्या होता है? डीकॉर्टिकेट पोजीशन, डीसेरिब्रेट पोजीशन। डीकॉर्टिकेट पोजीशन क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब। एक एक चीज इसमें ध्यान से सुननी है। जो अपर लिम्ब है, अपर वाले लिम्ब्स हैं, उसका फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है उनका। एब्डक्शन ऑफ शोल्डर, एब्डक्शन हो रहा है, दूर जा रहे हैं बॉडी से। एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिम्स, अब लोअर लिम्स का एक्सटेंशन हो रहा है। अपर का क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, और जो लोअर लिम्स है उनका एक्सटेंशन हो रहा है। डीसेरिब्रेट में क्या हो रहा है? आर्किंग ऑफ हेड एंड नेक, हेड एंड नेक में आर्किंग आ रही है, आर्क बना रहे हैं, एक्सटेंशन, इसमें दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है। जिसमें दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है वो है डीसेरिब्रेट, और जिसमें अपर का फ्लेक्शन हो रहा है प्लस लोअर का एक्सटेंशन हो रहा है वो है डीकॉर्टिकेट। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रेन इंजरीज, ये दोनों पोजीशंस हमें ब्रेन इंजरीज में दिख सकती हैं। डीकॉर्टिकेट में हमने क्या बोला था? जो अपर लिम्ब है उनका फ्लेक्शन हो रहा है और लोअर लिम्स का एक्सटेंशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डीकॉर्टिकेट पोजीशन। और ये डीसेरिब्रेट पोजीशन, इसमें दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है, और मतलब हाथ आपको दिख पा रहे होंगे, उसमें फ्लेक्स्ड है और जिसमें फ्लेक्स्ड नहीं है वो है डीसेरिब्रेट पोजीशन। कुछ अब स्पेशल पॉइंट्स आते हैं, ये क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। अगर हमने किडनी की बायोप्सी कर लिया, किडनी की बायोप्सी करते दौरान ड्यूरिंग प्रोसीजर हम किडनी कहाँ से एक्सेसिबल होती है? प्रोन पोजीशन से बैक साइड पर होती है, फ्लैंक एरिया, तो वहां से हम प्रोन पोजीशन देंगे अगर हमें बायोप्सी करनी है तो। आफ्टर प्रोसीजर हम सुपाइन पोजीशन देंगे क्योंकि हम उसको दबा देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। तो ये था किडनी बायोप्सी के लिए। सेकेंड आता है लिवर बायोप्सी के लिए हम सुपाइन पोजीशन देंगे, ऊपर से एंटीरियर साइड से हमें वो एक्सेसिबल होता है। आफ्टर पोजीशन हम राइट लेटरल देंगे क्योंकि राइट साइड होता है हमारा लिवर, इसलिए हम राइट साइड को पेशेंट को लेटा देंगे। फिर आता है लंबर पंक्चर, ये तो सबको पता होगा, करवा भी रखा होगा शायद हॉस्पिटल में। ड्यूरिंग प्रोसीजर सी शेप पोजीशन देते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे कर देते हैं, पेशेंट को बिल्कुल ऐसे झुका देते हैं ताकि जो उसकी वर्टिब्रा होगी उसके बीच का हमें स्पेस भी दिखे, तो वहां से हम CSF फ्लूइड को ले लेते हैं। आफ्टर प्रोसीजर क्या देंगे हम? लंबर पंक्चर में सुपाइन पोजीशन, वो वाली जो बैक से जहाँ से भी हमने लिया है CSF, तो वो दबा देंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल इंजरी अगर हो जाए पेशेंट को तो हमें क्या करना है? इमोबिलाइज ऑन स्पाइनल बैकबोर्ड होता है, उस पर इमोबिलाइज कर देंगे। इमोबिलाइज द हेड इन न्यूट्रल पोजीशन, हम उसको खुद से मोबिलाइज नहीं करेंगे, जो न्यूट्रल पोजीशन है उस पे उसको इमोबिलाइज रखेंगे। यूज लोक रोल्स, लोक रोल्स भी हमें देखते हैं उनकी इमेजेस कैसे होती हैं। डोंट ट्विस्ट द पेशेंट, पेशेंट को ट्विस्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी है तो हमें इमोबिलाइजेशन या लोक रोल्स यूज करने हैं, ये हमें ध्यान देना है। थोरासेंटेसिस एंड पैरासेंटेसिस,
सेंटेसिस मतलब हम फ्लूइड ले रहे हैं, कहाँ से, थोरैक्स से ले रहे हैं, एब्डोमेन से ले रहे हैं। पोजीशन गिवन क्या देते हैं, पोजीशन सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड विद सपोर्टेड फीट, फीट को सपोर्ट कर रहे हैं और टुवर्ड्स द एज ऑफ द बेड बिठा रहे हैं पेशेंट को। तो ये थी थोरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग में हम क्या करते हैं, हमने आज तक सुना है, मैंने भी बचपन में सुना था कि एपिस्टेक्सिस में हम क्या करते हैं, नाक को बंद कर लो और ऊपर की साइड कर लो तो ब्लड आएगा नहीं बाहर, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम नोज बंद करके ऐसे पीछे की साइड कर लेंगे तो जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल रहा, कहाँ जाएगा, वो अंदर ही क्लोट बना लेगा, और अंदर क्लोट बन गया इसका मतलब वेन्स ब्लॉक, और फिर क्या होगा, फिर शॉक की कंडीशन में जाएगा पेशेंट, रप्चर हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पिंच करनी है नोज को एंड लीन फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा कि एपिस्टेक्सिस में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो नोज को पिंच करेंगे और आगे की तरफ लीन हो जाएंगे। दिस इज द पोजीशन वी गिव इन एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट चलते हैं रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया, ये बीच में भी आया था, साइडलाइन पोजीशन देंगे इसको। रिकवरी फ्रॉम स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये देखने की बात है, जनरल एनेस्थीसिया में साइडलाइन है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो सुपाइन पोजीशन, ये भी पढ़ा था हमने। देन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये एक CHN का टॉपिक है, डिजीज कंडीशन है, बच्चों में देखा जाता है। स्क्वेटिंग ऑफ नी चेस्ट कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होती है, इसमें स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे, हम नी चेस्ट पोजीशन देंगे। अभी हमने सारी पोजीशंस पढ़ ली है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में स्क्वेटिंग पोजीशन देंगे, वो नहीं होगा तो नी चेस्ट पोजीशन। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स क्रिएट्स अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है पेशेंट को, उसके लिए प्लान ऑफ केयर बनाना है। विच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी इन द प्लान शुड बी इंक्लूडेड, कौन सी पोजीशन हमें पेशेंट को देनी होगी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पैरों में थ्रोम्बोसिस है। आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज एंड एज डिजायर्ड, आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज करने के लिए बोलेंगे कि जाओ घूम कर आओ, ऐसी वाली एक्टिविटीज उसको करने के लिए बोलेंगे। बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की फ्लैट रखवा देंगे उससे। देखो आउट ऑफ बेड एक्टिविटीज इसलिए नहीं करवाएंगे, सबसे पहले कि जो थ्रोम्बस है अभी तो एक ही जगह पर है, वो एम्बुलाई ना बन जाए और फिर वो सर्कुलेशन में जाके फंस जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकेंड है बेड रेस्ट पोजीशन विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज केप्ट फ्लैट, मतलब बेड पर है और जो एक्सट्रीमिटीज है वो भी हम फ्लैट रख रहे हैं, उससे कुछ फायदा है नहीं। फिर बेड रेस्ट है विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज हैं, उनको एलिवेशन पे रखा जा रहा है, तो ये हम कर सकते हैं। बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज इन अ डिपेंडेंट पोजीशन, इससे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो सी पोजीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या होगा, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है वो एलिवेटेड पोजीशन पे होंगी, इससे हमारे जो वहां का वेनस प्रेशर है वो कम हो जाएगा और वहां का सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। और इससे वहां की जो पैरों में एडिमा वगैरह हो रहा है ना वो भी कम होएगा अगर हम उसको एलिवेटेड रखेंगे। क्वेश्चन 2 है द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु इज 1 day पोस्ट ऑपरेटिव फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है पेशेंट का और उसके बाद उसको अभी एक ही दिन हुआ है। विच इज द बेस्ट पोजिशन इन विच द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट, कौन सी बेस्ट पोजिशन होगी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। हेड एलिवेटेड लाइंग ऑन ऑपरेटिव साइड, हेड एलिवेटेड है और ऑपरेटिव साइड पे लेटा हुआ है, ऐसा करेंगे। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड्स विद लेग एबडक्टेड, ऑपरेटिव साइड पे लेट सकता है वो, जो प्रोसेसेस उसको लगे हुए हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और ऑपरेटिव साइड पे तो उसको दर्द इतना होगा, उस पे लेटाएंगे तो उसके सारे प्रोसेसेस जो हमने बाहर से लगाए हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो वो नहीं करना। नॉन ऑपरेटिव साइड पर लेटाएंगे विद लेग एबडक्टेड, लेग को थोड़ा एक दूसरे से अलग रखकर, क्योंकि वैसे भी स्पेस होता है हमारे दोनों लेग्स में, तो हमें मेंटेन करके चलना है उसके बीच का स्पेस। साइड लाइन विद अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेटेड या फिर एक्सटर्नली रोटेटेड लास्ट ऑप्शन में, तो ये हम खुद से नहीं कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें देखना है कि करना है या नहीं, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स ऑर्डर चाहिए, तो हम पहले मतलब 1 day पोस्ट ऑपरेटिवली ये सब नहीं कर सकते हैं। विद लेग्स एबडक्टेड सेकंड पोजीशन, थोड़ा स्पेस उसमें करके लगते हैं, एक्सटर्नली या इंटरनली रोटेट करेंगे तो प्रोस्थेसिस उसमें हिल जाएंगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज
The client just returned to a nursing unit after above knee amputation. तो पेशेंट का above knee amputation हुआ है of the right leg का. The nurse should place the client in which position? कौन से position में nurse patient को place करेगी? Prone position में एक तो amputation हुआ है और ऊपर से वो उसी leg के ऊपर lie कर देगा, तो ये position तो बिल्कुल भी नहीं होगी. Reverse Trendelenburg position. Reverse Trendelenburg मतलब head side up, लेग डाउन हो गया, तो उससे पेशेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि उस एरिया में स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, तो रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग भी नहीं देंगे. सुपाइन विद रेजिडुअल लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड. फ्लैट नहीं रखते हम फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, हम फ्लैट नहीं रखते हैं रेजिडुअल लिम्ब को. क्यों? क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है, हमें उसको एलिवेटेड रखना चाहिए. सुपाइन विद रेजिडुअल लिम्ब सपोर्टेड विद पिलो. पिलो के साथ सपोर्ट करके रखेंगे और हम उसको इलास्टिक बैंडेजिंग भी करते हैं, रैप करके रखते हैं जो भी हमारी रेजिडुअल लिम्ब होगी उसको हम, ताकि हमारी स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस कर सके. तो इसका जो आंसर है वो डी है कि रेजिडुअल लिम्ब को सपोर्ट करके रखेंगे. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास इज द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करिए, एनजी ट्यूब, इनटू अ क्लाइंट. Which position of the client is preferred? कौन सी पोजीशन हम प्रेफर करेंगे? राइट लेटरल पोजीशन, लो फाउलर्स, हाई फाउलर्स एंड सुपाइन विद द हेड फ्लैट. ये दिमाग में बात डालनी है, जब भी हम कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं. तो इसमें भी हम एनजी ट्यूब अगर इंसर्ट कर रहे हैं, नोज से अगर हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर नेक्स्ट जो हमारी होगी वो ईसीजी की वीडियो होगी, और उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि ईसीजी बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और फिर किस किस कंडीशन में कैसी ईसीजीज हमें दिखती हैं वो भी पढ़ेंगे. तो इस कंडीशन, इन जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आज, पोजीशन एंड इस पर्पसेस, इनके लिए कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने रिव्यूज भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.